आज फिर से चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ज के ही बात करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे, ठीक है। तो चार्ज में जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था कि चार्ज जो है ऑलवेज कम्स विथ मास। दैट मीन्स चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो उसके साथ साथ उस चार्ज के मास भी ट्रांसफ़र होता है, उस चार्ज का मास भी ट्रांसफ़र होता है। किसके साथ? चार्ज के साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए और उसका मास ट्रांसफ़र ना हो, ठीक है। ये बातें हम लोगों ने क्लियर की थी। आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास हम लोग करेंगे। लाइक टॉपिक लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये चार्ज है, इस तरफ चार्ज है, इस तरफ मास है। चार्जेज बच्चों कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होती है, जबकि मास हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे मास की बात की जाए तो पॉजिटिव इसलिए हमने लिखा क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 2 kg है तो वो 2 kg + 2 kg ही है, -2 kg नहीं हो सकता है। इसलिए मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ होता है। दूसरी चीज़ मास के बारे में बच्चों आप जान लीजिए कि मास हमेशा वेरिएबल होता है। वेरिएबल इन द सेंस कि वो चेंजेबल होता है, इसीलिए तो मास डिफरेंस होता है। मान लीजिए आप धरती पे हैं, आपका मास कुछ और है, आप चांद पे जाओगे तो वहाँ का आपका जो मास है वो कम हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मास जो है वो वेरिएबल होता है, जबकि चार्ज जो है वो वेरिएबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि मास डिपेंड्स अपॉन मीडियम कह सकते हैं, या फिर मास जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हम या आप अभी बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, तो हम लोग का जो वेट होगा वो वेट जब हम लोग स्पीड में आएंगे, किसी मीडियम के द्वारा अगर हम लोग स्पीड में होते हैं तो हमारा वेट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। मतलब स्पीड के साथ आपका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास उस ऑब्जेक्ट के रेस्ट मास से अधिक होता है, ठीक है। इसके लिए हाँ, यहाँ पे मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास जो है वो डिपेंड करता है किस पे? स्पीड पे, जबकि चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड लिख सकते हैं। मतलब चार्ज जो है उसका स्पीड से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि मास में स्पीड से असर पड़ेगा। जो मास है वो इंक्रीज करेगा विद द स्पीड, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला काम करता है और वो है m = m0 अपॉन √1 - v²/c², जहाँ m जो है बच्चों ये मास ऑफ बॉडी होता है, मास ऑफ बॉडी, और m0 जो है ये रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास ऑफ द बॉडी होता है। यहाँ c जो है आप जानते ही होंगे स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है आपको मालूम ही होगा,
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूला के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर मास m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन रूट अंडर 1/1 - v² अपॉन c², इसका मतलब है कि नीचे वाला जो है c² ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड में यानी मोशन में होती है तो उसका मोशन जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में क्या होगा, छोटा होगा, कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की है तो वो होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो उसके कंपैरिजन में ये v का वैल्यू क्या होगा, लगभग 0, और ये होगा दैट विल बी लेस देन 1 - 0, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में इस v की वैल्यू 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, और ये 1 से छोटा होगा, यानी कि ये कंप्लीट इंटायर फॉर्म विल बी 0, और 1 - 0 करेंगे तो 1 होगा। तो 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1, तो m इज इक्वल्स टू m0 हो जाएगा। मतलब मास ऑफ बॉडी विल बी इक्वल्स टू द रेस्ट ऑफ मास। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो है m जो है मास ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू m0 अपॉन रूट अंडर 1 - v² अपॉन c²। ये v जो है वो स्पीड ऑफ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ कंपैरिजन दिखाया है कि स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का स्पीड बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है ना। सो जो कि 1 से कम होगा। अगर ये 0 होगा मतलब 1 - ये 0 मान लीजिए कंपैरिजन ऑफ स्पीड लाइट, तो 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1। तो मास ऑफ बॉडी विल बी इक्वल्स टू द रेस्ट मास। समझ गए। तो आप एक चीज़ माइंड मेकअप कर लीजिए कि मास जो है वो वेरिएबल होता है और वो डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे या स्पीड पे। क्लियर है, ओके। जबकि चार्ज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इस पे चार्ज पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे, स्पीड से, है ना, स्पीड से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, किस पे, चार्ज पे। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, ओके। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, मतलब लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनर्जी या चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but can only be transferred from one to another body, मतलब वही हुआ कि चार्ज न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन होता है कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है
किसी बॉडी पे, तो वो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होता है। आई मीन वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर कोई चार्ज किसी बॉडी पे है और वो बॉडी जो है वो बॉडी जो है वो किसी सिस्टम के अंदर है और वो सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब क्या हो गया? नॉन कंडक्टिंग आप कह सकते हैं कोई बाउंड्री, उसके अंदर अगर किसी बॉडी पे चार्ज है, लग रहा है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग अमाउंट ऑफ चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफेरेड फ्रॉम वन टू अनदर बॉडी। या कह सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। समझ गया? तो इसके लिए मान लीजिए कि एक सिस्टम हमने लिया, एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इनक्लोज्ड है चारों तरफ से, इसमें 3 बॉडी है। ठीक है, जिस पे चार्ज लग रहा है, इस पे आप +3, इसमें +1, इसमें -2, और ये सिस्टम में जो तीनों बॉडी है, ये ऑल 3 बॉडी पे चार्जेस कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इसको सपोज अगर हम थोड़ा हिलाकर इसको देखते हैं दूसरे सिस्टम में, तो इस बॉडी पे जो चार्ज है वो कुछ इस तरह होगा, +2, ठीक, +3, और ये चार्ज हमें पता नहीं है। ये दोनों क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बाउंड्री है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, जिसके अंदर चार्ज बॉडी पे लग रहा है। अब ये चार्ज ना तो बाहर जा सकता है, ना बाहरी कोई चार्ज इस बॉडी के अंदर आ सकता है। इसी को आइसोलेटेड या नॉन कंडक्टिंग कहते हैं सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि जैसा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफेरेड फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। मतलब इस सिस्टम से इस सिस्टम में ये ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसे न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ दिस सिस्टम शुड बी इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ दिस सिस्टम्स। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 शुड बी इक्वल्स टू द Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। ठीक है, मतलब इस सिस्टम, इसको अगर ये सिस्टम मान लें, ये सिस्टम Q डैश है, तो इस सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो इस सिस्टम में भी टोटल चार्ज उतना ही रहना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें कितना है, +3, 3 + 1 - 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 + 3 + मान लीजिए ये चार्ज हमें पता नहीं है, हम यहाँ Q लिख देंगे, Q। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, 1 - 2 इज इक्वल्स टू 2 + Q। तो Q इज इक्वल्स टू ये 1 - 2 कितना हुआ, -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 -3 हो जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना मिला, -3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो चार्ज होगा वो -3। ठीक है, अब दोनों को इक्वलाइज कर देंगे तो देखिए इसमें +3 है, +1, 3 + 4 -2, 2 होगा, और इस तरफ कितना हो जाएगा, 2 -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +2 होगा। मतलब दोनों साइड में जो है, दोनों सिस्टम में हमारा चार्ज जो है वो कंजर्व हो गया। ठीक है, इक्वलाइज हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ देखा जाता है कि
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एक्सपेरिमेंटली टू बी ट्रू। ठीक है, ये सही होता है। चलिए